नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है श्रेणीकरण यानी ग्रेडिंग प्रणाली, जो एक मूल्यांकन और मापन के लिए एक आवश्यक अंग है। ग्रेडिंग या श्रेणीकरण जो मूलतः एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अपनाने के पीछे विभिन्न प्रकार विधियों का उपयोग किया गया, लेकिन इन विधियों का उपयोग करने के साथ साथ इसमें कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का भी उपयोग करना बहुत ज़रूरी था। उन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत ये है कि जो ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है उसके पीछे सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छात्रों को जब मूल्यांकित किया जाता है तो ये तय करना है कि छात्र में जो ऑब्जेक्टिव तय किए गए हुए ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूड थे या नहीं। क्या उनका मूल्यांकन ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, रुचि, योग्यता, ये तमाम प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए उनका मूल्यांकन किया गया या नहीं। उन सिद्धांतों का सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा जो सिद्धांत है वह मूलतः इस बात पर ध्यान रखता है कि मापन के लिए सबसे पहले अक्षर ग्रेड यानी कि अंकों का जो मापन होता है उसके लिए अक्षरों का ग्रेडिंग रूप देना चाहिए, ताकि बालक का मूल्यांकन उस अवधि के दरमियान कितना हो पाया है तो उसका अंकन के आधार पर ही उसको ग्रेड प्रदान कर दी जाए। यह सिद्धांत उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर उसके अन्य पक्षों का भी, जैसे उसकी बुद्धि है, उसका जीवन कौशल है, उसकी दृष्टिकोण है, या उसकी सोचने की क्षमता है, तर्क शक्ति है, इत्यादि तमाम वस्तुओं को या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको मूल्यांकित किया जा सके। तीसरा जो है वो उसके निर्धारण, ग्रेडिंग का निर्धारण करते समय उसके अभिभावकों, उसके शिक्षकों को और उसके विद्यालय के तमाम प्रकार के प्रयासों को भी ध्यान में रखते हुए उसका ग्रेडिंग प्रणाली की जाए। क्योंकि छात्र जब शिक्षा अर्जन करता है, विद्यालय में शिक्षित होता है, उसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति नहीं, वह स्वयं ही व्यक्तिगत नहीं बल्कि उसके पीछे और भी लोगों का हाथ होता है, जो उसको शिक्षित करने में या उसको शिक्षण करवाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा करता है, जिसमें शिक्षक होता है, विद्यालय होता है और अभिभावक होते हैं मूलतः। साथ साथ एक रूप में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हर तरीके से सर्वांगीण रूप से देखा जाए तो जो बालक होता है वो व्यक्तिगत रूप से शिक्षित नहीं होता है, अपितु अन्य बाहरी आवरणों के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जाता है, उसको पुनर्बलब्ध किया जाता है ताकि वो उस बात को सीख सके। तो उसी को ध्यान में रखते उसका श्रेणीकरण किया जाए, ग्रेडिंग की जाए। केवल एक व्यक्तिगत पक्ष को नहीं ध्यान रखा जाए, साथ साथ जब ग्रेडिंग की जाती है तो उसके विद्यालय के स्तर को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के स्तर को ध्यान रखते हुए उसका ग्रेडिंगकरण होता है। क्योंकि विद्यालय के जो मापदंड है वह मापदंड उस बालक के लिए पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी भी गणना होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय हो सकता है अपने मापदंडों को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, अपनी योग्यताओं को पूरा कर पाता नहीं कर पाता, हो सकता है वो श्रेणीकरण के माध्यम को या उसके संसाधनों को, उसके साधनों को उपयोग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, यह भी देखना तय हो करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उचित पुनर्मूल्यांकन पर भी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि बालक का जब मूल्यांकन किया जाता है तो किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते नहीं किया जाता है, बल्कि उसके तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हैं, जैसे उसका जीवन कौशल है, स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा है, उसकी बुद्धि है, तर्कना शक्ति है, और उसके नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। साथ ही साथ एक अंतिम जो सिद्धांत है कि बालक का जो शिक्षण करने की जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो बहुत विस्तृत है, और उस विस्तृत प्रणाली में निदानात्मक परीक्षण का बहुत अहमियत यानी उपचारात्मक शिक्षण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, ताकि बालक में जो कमियां रही है ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से जो मूल्यांकित किया जाता है तो बालक में एक हीन कुंठा ना आ जाए। इसलिए बालक का श्रेणीकरण या ग्रेडिंग सिस्टम उस दरमियान करनी चाहिए, उस अवधि को परिवर्तित करना चाहिए ताकि बालक में कहीं ना कहीं निदानात्मक जो कमियां रही है उन कमियों को किस तरह से निदानित किया जाता है, उनको दूर कैसे किया जा सके, ये सबसे पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। बालक में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि उसका ग्रेडिंग किया गया है तो कम से कम उसमें यह नहीं लगे कि मेरे को जो अंक चाहिए थे वैसे नहीं मिल पाए, मुझे ग्रेड के माध्यम से उस दायरे में बांध दिया जो मैं नहीं चाहता। इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। बालक को उसके मूल्यांकन को देखते हुए उसके शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन, ग्रेडीकरण किया जाना चाहिए, ताकि श्रेणीकरण में
यही सबसे बड़ी भूमिका है कि बालकों में हीन भावना ना आए। भारतीय विद्यालयों में जो ग्रेडिंग प्रणाली है वह मूलतः ये देखा जाता है कि बालकों को जब विद्यालय में अर्जित करवाया जा रहा है, शिक्षा अर्जित करवाया जा रहा है, तब वो बालक सीखता है। उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है और वो शिक्षित भी हो रहा है। उसमें उसकी बुद्धि की तर्कना शक्ति या उसके जीवन मूल्यों को, उसके जीवन कौशल को, उसके शिक्षण या शिक्षित होने के सारे दायरे को उसमें सम्मिलित कर लिया जा रहा है। फिर भी बालक कहीं ना कहीं अछूता रह रहा है, बालक में हीन भावना आ रही है, क्योंकि वो उस दरमियान जब मूल्यांकन होगा, उसका परीक्षण होगा, तो उसे अंक अर्जित नहीं कर पाता। हो सकता है बालक की कुछ न कुछ ऐसी ऐसी शक्ति रही हो या ऐसी क्षमता रही हो कि वो जो उचित मापदंड पर खरा उतर नहीं पा रहा। तो उसके लिए भारतीय शिक्षण व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर से मूल्यांकन के। और मूल्यांकन में भी अंकों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जा रहा है, प्रतिशत के आधार पर जो मूल्यांकन किया जा रहा है, बालक काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी परिश्रम करता है परीक्षा के लिए, वो दिन रात एक करता है, लेकिन उसको जो अंक का जो चाहिए वो निर्धारण हो नहीं पा रहा उसके पास। तो बालक के मन में हीन कुंठा आना, तनाव आना और आत्महत्या जैसे भी प्रयास करने का वो साहस करता है। क्योंकि आज भारतीय जो शिक्षण व्यवस्था में जो मूल्यांकन पद्धति है वो देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसमें सुधारात्मक प्रयास की आवश्यकता है। जब श्रेणीकरण की जो व्यवस्था सीबीएसई बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जब 2010 और 11 में जब ये व्यवस्था स्टार्ट की गई, उन्होंने ये तय किया है कि शिक्षा में मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था में बालकों में जो प्रतिद्वंदिता है, एक कुछ पछाड़ के दूसरा अपना अस्तित्व रखना चाहता है, इस तरह की जो प्रतिद्वंदिता की जो भावना है, प्रतिद्वंदिता की भावना को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस व्यवस्था में 2010 में और 11 में जब एक व्यवस्था लागू की कि श्रेणीकरण या ग्रेडीकरण या ग्रेडिंग के माध्यम से उसको ग्रेड प्रदान कर दी जाती है कि जिसके उसके प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक के दरमियान जो प्राप्तांक हो रहे हैं उसके आधार पर उसको ग्रेड प्रदान कर दी जाए, ताकि बालकों में जो हीन भावना आ रही है कि मैं उस बालक से कम अंक प्राप्त कर पाया या ज़्यादा अंक प्राप्त, तो उसमें खुशी होगी, लेकिन कम अंक प्राप्त करना, क्योंकि एक ही परिवार में दो भाई हैं लेकिन उनमें भी आपसे प्रतिद्वंदिता होगी। ये प्रतिद्वंदिता आती है अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने माता पिता अभिभावक की जो इच्छा है, उन इच्छाओं के बलभूत वशीभूत होने के कारण ये उसमें भावना उत्पन्न हो जाती है। तो जब ये ऐसी भावना उत्पन्न होने के कारण सीबीएसई बोर्ड ने एक तय किया गया था कि अमुक अमुक प्राप्तांकों के आधार पर उनको ये ग्रेड प्रदान कर दिया जाए, ताकि बालकों में जो हीन भावना आती है वो हीन भावना उनसे दूर कर दी जाए। साथ ही साथ जो ग्रेडिंगकरण या श्रेणीकरण किया जा रहा है उसमें शैक्षिक की मूल्यांकन ना हो, बल्कि उसमें साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन हो, उसका जीवन कौशल की जो शिक्षा होती है उसका भी मूल्यांकन उसमें साथ हो, साथ ही साथ उसकी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की भी गणना उसमें साथ हो, साथ ही साथ उसमें अन्य पक्षों में जो पर्यावरणीय जो ज्ञान होता है उसकी शिक्षा की भी गणना साथ साथ हर तरीके से हर पक्ष को जोड़ते हुए बालक को उसमें सम्मिलित किया जाए। अब जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2010-11 में ये व्यवस्था लागू की थी, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसमें तय किया गया था कि किस अंक के आधार पर कौन सी ग्रेड प्रदान की जाए। तो उन्होंने तय किया कि 91 से लगाकर 100 तक जो बच्चे हैं उनको A+ दिया जाए, फिर 81 से 90 तक के उनको A ग्रेड दी जाए, फिर 71 से 80 वाले को B+ दी जाए, फिर 61 से 70 वाले को ओनली B दी जाए। इस तरीके से उनको 10-10 अंकों के दरमियान उनको प्रतिशत के आधार पर उनको ग्रेड प्रदान कर दीजिए। यूँ मिलकर A+A, B+B, C+C, इस तरीके से D, फिर E+, फिर E2, यह तरीके से ग्रेड 9 बिंदुओं के आधार पर उनको ग्रेड प्रदान कर दीजिए, ताकि बालकों में हीन भावना नहीं आए। जो 92% लाने वाला है बच्चा मेहनत करके, और वो उसका ही कोई सगा संबंधी या भाई 92.50% प्राप्त कर लेता है, तो वो बालक उसके देख कर 50% में, कई हज़ारों छात्रों में वो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कि बालकों में
0.50 अंक प्राप्त करने के लिए भी इतना मशक्क़त करनी पड़ती है, उसमें हीन भावना आ जाती है, तनाव आ जाता है और तनाव के कारण वशीभूत होकर आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी जो अंकों की प्रणाली है वो भारतीय शिक्षण व्यवस्था में काफ़ी हद तक श्रेणीकरण या ग्रेडीकरण जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। तो छात्रों, कल हम इस श्रेणीकरण या ग्रेडीकरण के जो लाभ हैं उन लाभ के बारे में हम और उसकी जो हानियाँ हैं या सीमाएं हैं उनके बारे में भी हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।